हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप मजे में होंगे। आज बच्चों हमारी जो आज की वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ लाजवाब क्वेश्चंस जो कि बेस्ड है हमने अब तक जो पढ़ा है मोशन इन 1D में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जाकर के देखिए ताकि आपको आज का लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसा बढ़िया कंटेंट और मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस जो हम लोगों ने अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे थे मोशन इन 1 डायमेंशन में, उसके ऊपर। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, साथ ही में जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स के वो और मजबूत और स्ट्रांग हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अ मैन मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन विथ 4 मीटर, देन मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन विथ 3 मीटर. After that, he climbs upon a pole of height 12 meter. Find his distance and displacement. चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहां पर इस फिगर को बनाने के लिए मैं थोड़ा सा 3D का यूज करूंगा बच्चों, क्योंकि यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो 3 डायमेंशन में है। ठीक है, हम जो चलते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो होता है बच्चों वो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है वो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में पाया जाएगा। ऐसे हम उस डायरेक्शंस को बोल सकते हैं। ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। और जो अप डायरेक्शन है वो होगा इसके परपेंडिकुलर। जो हमारे लिए अप डायरेक्शन है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे होगा परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। समझ में आया सबको? तो मान लेते हैं हम लोग कि उस इंसान ने यहां से चलना शुरू किया। ये पॉइंट ए है उसका इनिशियल पोजीशन। तो क्वेश्चन कहता है, पहले उसने चला ईस्ट की तरफ 4 मीटर। तो सपोज वो ईस्ट की तरफ 4 मीटर चलता है और इस पॉइंट पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये है 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट और वो आ गया इस पॉइंट बी पर। उसके बाद इन्होंने कहा वो चलता है 3 मीटर नॉर्थ की तरफ। तो अब हम उसे ले जाते हैं 3 मीटर नॉर्थ की तरफ। देखो डायरेक्शन के साथ मैच करो, ईस्ट इधर था, नॉर्थ ऐसे जाएगा। ठीक है, और वो आ गया इस पॉइंट सी पर। तो अभी तक के लिए अगर देखो ए से चला सी पर पहुंच गया, तो अगर मैं आपसे कहूं अभी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है तो आप कहोगे सर अगर हम ए सी को ज्वाइन कर दें तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ए सी। अगर आप नोटिस करो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये जो एंगल है बच्चों ये 90 डिग्री है। दिस इज 90 डिग्रीज। ये है नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल इज 90 डिग्रीज। ठीक, तो ये एक राइट ट्राइंगल बन जाएगा। कैसा? कुछ ऐसा सा ट्राइंगल बन जाएगा। ये हो जाएगा 4 मीटर, ये हो जाएगा 3 मीटर। तो ये वाली साइड अगर हम निकालें ये आ जाएगी 5 मीटर, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। देखो तो ये जो AC आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 5 मीटर। तो AC की वैल्यू आ गई 5 मीटर। अब इन्होंने कहा कि वो जो आदमी है अब वो चला जाता है 12 मीटर पोल पर ऊपर की तरफ। तो हमें पता है जो अप डायरेक्शन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अब वो यहां से सी से ऊपर चला जाएगा। 12 मीटर अब वो ऊपर चढ़ गया और बच्चों वो पहुंच गया इस पॉइंट डी पर। अब हमसे पूछा गया उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट आप बताएं। तो जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा अगर आप ध्यान से देखो इस पॉइंट ए को अगर मैं इस पॉइंट डी से ज्वाइन कर दूं तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है। अब ये जो ट्राइंगल है ACD, मुझे इस ट्राइंगल ACD में अगर आप ध्यान से देखो ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अप और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में एंगल कितना था? 90 डिग्री था।
है ना, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो मेरे पास एक दूसरा राइट ट्राइंगल बन जाएगा, ट्राइंगल ए सी डी। ये है ए, ये है डी और ये है सी। क्वेश्चन के हिसाब से ये जो ए सी है ये हम निकाल चुके हैं 5 मीटर, सी डी जो है ये हमें गिवन है 12 मीटर। अब जो उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट है एडी, फिर से ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जा सकता है, अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अगर याद करो ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, तो हमारे पास एडी की वैल्यू आ जाएगी 13 मीटर। ये है उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया बच्चों? यहां पर 3 डायमेंशन, आपको इमेजिनेशन आपकी बहुत सही होनी चाहिए क्योंकि 3D में थी ये कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया सबको? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ व्हील ऑफ रेडियस r placed on a ground and its contact point is P. If wheel rolls down without slipping and completes half revolution, find the displacement of point P. चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, सवाल को करते हैं। हमें कहा गया एक व्हील है ये, ठीक, और यहां बना लेते हैं हम अपना ग्राउंड। क्वेश्चन कहता है ये जो व्हील है इस पर एक पॉइंट P था, ठीक। अब ये व्हील रोल करता है, ऐसे रोल करते करते आगे जाएगा। जब ये रोल करके आगे जा रहा है तो अब ये तब तक रोल होता है जब तक ये पॉइंट P यहां ऊपर नहीं पहुंच गया, ठीक। हम इसकी नई पोजीशन को P डैश नाम दे देते हैं। तो ये P रोल होकर के यहां तक पहुंच गया। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है आपको बताना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट P। आपको पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो अगर आप नोटिस करो बच्चों, पॉइंट P के लिए ये जो है ये है उसकी इनिशियल पोजीशन, और ये है उसकी फाइनल पोजीशन। तो हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन कर दो, दैट विल बी योर आंसर। तो अगर मैं इस P को P डैश से ज्वाइन कर दूं वाया अ स्ट्रेट लाइन, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दिस विल बी द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर आप ध्यान से देखो एक और चीज यहां पर जरूरी है, ये था इस व्हील का सेंटर O, ये सेंटर इस पॉइंट तक पहुंच गया O डैश तक। तो व्हील ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चला कितना, O डैश, और इस पॉइंट P ने वर्टिकल डिस्टेंस कितना चला, यहां से लेके यहां तक का। ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी। अब अगर आप उसका वर्टिकल डिस्टेंस देखो तो वो ये हो गया। तो सेंटर का जो डिस्टेंस है O डैश एक्चुअली में वो व्हील की हाफ सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि व्हील जो है ग्राउंड के कांटेक्ट में था। इन्होंने कहा विदाउट स्लिपिंग, देखो क्वेश्चन ने कहा था विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग का मतलब ये था कि व्हील का हर पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में आया है। तो ऑब्वियस सी बात है व्हील ने आधे चक्कर में अपनी आधी सर्कमफेरेंस ही तो चली होगी। एक पहिया एक पूरा चक्कर काटने में अपनी पूरी सर्कमफेरेंस के बराबर के डिस्टेंस कवर करता है, तो आधे चक्कर में कितना कवर किया, हाफ दी सर्कमफेरेंस। तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आ गया पाई आर, हाफ दी सर्कमफेरेंस। और पॉइंट P के लिए ये डिस्टेंस जो आ गया यहां से लेके यहां तक, ये आ गया मेरे पास 2r। अब अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये कैलकुलेट करना चाहो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ पाई आर का होल स्क्वायर प्लस
2r का होल स्क्वायर। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकल करके आएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। अगर मैं इसमें से r स्क्वायर कॉमन ले लूं रूट के अंदर ही अभी, तो मेरे पास बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 4। ये आर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर आएगा r अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। ये आ गया आंसर फॉर डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया बच्चों सबको। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन है बच्चों, ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। हर 500 मीटर के बाद वो 60 डिग्री घूम जाता है, तो टोटल पूरा घूमने के लिए 360 डिग्री लगेगा। ठीक, तो उसको कितने टर्न्स लेने पड़ेंगे ये हम निकाल सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स पूरा कंप्लीट करने में एक राउंड एक बनने में वो निकाला जा सकता है। टोटल एंगल होता है 360 डिग्री और एक टर्न पर वो 60 डिग्री ले रहा है, यानी 6 टर्न्स लेगा वो। 6 टर्न, तो 6 एजेस आ जाएंगे, 6 हमारे पास वर्टिसीज आ जाएंगे, है ना। तो हमारे पास जो 6 वर्टिसीज आएंगे उनसे बनेगा एक हेक्सागन। और क्योंकि हर बार वो 500 मीटर चल रहा है, तो हर एज की लेंथ हो जाएगी 500 मीटर। तो एक हेक्सागन जिसकी हर साइड बराबर हो उसे बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। तो हमारे पास जो फिगर आएगी बच्चों वो आएगी एक रेगुलर हेक्सागन की। ये हमने एक रेगुलर हेक्सागन बना दिया, ठीक है। तो हमारे पास फिगर ऐसी बनी रेगुलर हेक्सागन। ये हमारे पास फिगर तैयार हो गई। अब रेगुलर हेक्सागन के बारे में कुछ थोड़े से ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स सीख लेते हैं जो हमें मदद करेंगे। ये है इसका सेंटर। अगर आप ध्यान से देखो, एक रेगुलर हेक्सागन एक्चुअली में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बना होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो आदमी मान लीजिए इस पॉइंट ए से चलना शुरू किया, तो वो ऐसे गया, ए से बी की तरफ गया और बी पर उसने बाहर से 60 डिग्री का टर्न ले लिया। जब उसने 60 डिग्री का टर्न लिया तो वो ऐसे पहुंच गया। अब वो 500 मीटर चला फिर उसने फिर से क्या लिया, 60 डिग्री का टर्न लिया। अब वो इधर की तरफ हो गया। अब वो यहां पर जब बी पर पहुंचता है वो फिर से 60 डिग्री का टर्न लेता है और वो इधर मुड़ जाता है। फिर जब वो 500 मीटर चलने के बाद ई पर पहुंचता है वो फिर से 60 डिग्री का टर्न लेता है और वो ऐसे इधर मुड़ जाता है। फिर जब वो पॉइंट एफ पर पहुंचता है वो फिर से 60 डिग्री का टर्न लेता है और वो ऐसे पहुंच जाता है। और लास्ट में हम देखते हैं कि वो वापस उसी पॉइंट ए पर आ जाता है जहां से वो चला था। तो 6 टर्न्स के बाद वो अपना पूरा एक रूट कंप्लीट कर लेता है हेक्सागन का। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट थर्ड टर्न, सिक्स्थ टर्न और एट्थ टर्न के बाद कितना था। ठीक, तो हम मानते हैं ए से चलना शुरू किया, यहां से उसने चलना शुरू किया, तो ये था उसका फर्स्ट टर्न, ये था उसका सेकंड टर्न, ये था उसका थर्ड टर्न, ये था उसका फोर्थ टर्न, ये था फिफ्थ टर्न, यहां पर आया सिक्स्थ टर्न, यहां पर आया सेवेंथ टर्न, यहां पर पहुंचा एट्थ टर्न। ठीक है, सेकेंड राउंड वालों को मैंने ब्लू से लिखा है। समझ में आ गया सबको। तो हमें निकालना था पहला आंसर थर्ड, फिर सिक्स्थ एंड फिर एट्थ। ये 3 टर्न्स निकालने हैं। तो देखिए थर्ड टर्न पर अगर आप चेक करो वो ए से चला और थर्ड टर्न पर वो पहुंच गया डी पर। तो हमारा पहला आंसर है ए डी के बराबर। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बना होता है,
तो ये साइड भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड और ये साइड भी सेम, और हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर बाहर की 500 थी तो ये भी 500 है और ये भी 500 है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया फर्स्ट केस में एट थर्ड टर्न जो उसका डिस्टेंस s आ गया वो आ गया 1000 मीटर। समझ में आया सबको? उसके बाद इन्होंने कहा सिक्स्थ टर्न। अब सिक्स टर्न पर वो कहां था? यहां पर। तो सिक्स्थ टर्न पर तो वो इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा 0। ठीक है, सिक्स टर्न का आंसर आ गया 0। उसके बाद उन्होंने बोला एर्थ टर्न पर निकालो, एर्थ टर्न। अब एर्थ टर्न ये है, तो अगर यहां का हमें डिस्टेंस निकालना है तो मैं इस a को इससे ज्वाइन कर देता हूं, यस और नो। अब मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आप ध्यान से देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ध्यान से देखना बच्चों ये चीज, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि ये साइड 500 है और ये सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि ये साइड भी 500 और ये साइड भी 500 है। मुझे पता है ये बाहर का एंगल 60 है तो ये अंदर का 120 डिग्री होगा। अब टोटल ट्राइंगल में ए बी सी में टोटल एंगल का सम होता है 180। ये दोनों साइड्स बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। आइसोसेलेस में एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये 120 है, बचा 60 डिग्री, दोनों में बराबर से डिवाइड करूंगा तो 30 डिग्री और 30 डिग्री आ गया। ये जो पूरा एंगल था, ये पूरा का पूरा एंगल ये कितना था? 120। हेक्सागन का इंटरनल एंगल रेगुलर हेक्सागन का 120 डिग्री होता है। ये पूरा 120 था, ये 30 है, तो मेरे पास ये जो बचा हुआ एंगल है ये आ जाएगा 90 डिग्री। अब जब ये 90 डिग्री आ गया तो ये जो ट्राइंगल है ACD, अगर आप इस ट्राइंगल ACD को देखो, मैं इसे ट्रेस कर देता हूं। हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल ACD की। ये जो ट्राइंगल ACD है बच्चों रेड वाला, ये एक राइट ट्राइंगल बन गया। इसमें ये वाली साइड 1000 है, ये वाली साइड 500 है। मुझे ये AC कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो AD का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, या AC की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। लेट्स प्लेस द वैल्यूज। जो AD है हमारे पास, हम उसका आंसर ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1000, उसका स्क्वायर, और माइनस ये जो CD है हमारे पास ये है 500, तो हम कर देंगे उसका स्क्वायर। तो जो AC हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 1000 का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6, ठीक, माइनस 500 का स्क्वायर 25 के आगे 4 जीरोस, ठीक। तो ये आ जाएगा 10 लाख और ये आ जाएगा आपके पास 2,50,000। तो मेरे पास AC जो आ गया वो आ गया अंडर रूट ऑफ 7,50,000। ठीक है जी। इसका अगर आप करें तो ये 10,000 इंटू 75 है, ठीक। इसको अगर आप और थोड़ा सा और ब्रेक कर लें तो ऐसा कर सकते हैं, बल्कि हम लोग देखो हम कह सकते हैं 10,000 इंटू 75। 75 को मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 3, ये बचेगा। अब 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 100। 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 100 और 5 बाहर आ जाएगा, तो आ गया 500 और रूट में बचा हमारे पास 3, तो आपका आंसर आ गया 500 रूट 3 मीटर। दिस विल बी योर आंसर, ठीक। आई होप सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड u, नेक्स्ट 1/3 विद स्पीड v, and the last 1/3 with speed w.
कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। आपको पूरी जर्नी में उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। देखो ये कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूं आपको जब मैंने आपको स्पेशल केसेस करवाए थे स्पीड के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज स्पीड, वहां पर ये कॉन्सेप्ट 2 के लिए करवाया था। अब 3 के लिए ये क्वेश्चन की फॉर्मेट में आ गया। ठीक, तो समझते हैं इसको कैसे करना है। देखिए मान लेते हैं हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस है, ए से लेकर बॉडी को बी तक जाना है। इस जर्नी को 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये डिस्टेंस भी x है, ये भी x है, ये भी x है। क्वेश्चन कह रहा है यहां पर स्पीड थी बॉडी की u, यहां पर स्पीड थी v और यहां पर स्पीड थी w। अब मुझे पता है, मैंने आपको सिखाया भी था कि जब भी एवरेज स्पीड निकालनी हो तो बच्चों उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वो है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो है x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, लेकिन टाइम की जगह मुझे दी गई है स्पीड्स, तो मुझे टाइम को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ स्पीड। तो मैं यहां पर टाइम को मान लेता हूं t1, यहां पर टाइम को मान लेता हूं t2 और यहां पर टाइम को मान लेता हूं t3। तो मुझे पता है जो t1 है उसकी वैल्यू आएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो टाइम t2 है उसकी वैल्यू आएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम t3 है उसकी वैल्यू भी आएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 आ जाएगा x अपॉन u, t2 आ जाएगा x अपॉन v, t3 आ जाएगा x अपॉन w। अब जो एवरेज स्पीड होती है उसका भैया सीधा सीधा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस एक्स प्लस एक्स, टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3। प्लेस द वैल्यूज, तो आपके पास आ जाएगा 3x अपॉन x अपॉन u प्लस x अपॉन v प्लस x अपॉन w। यहां से अगर मैं डिनोमिनेटर में से x कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास बचेगा 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन w और फिर ये x ऊपर वाले x से हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास हमें सिर्फ लेना है एलसीएम, तो इसका एलसीएम नीचे आ जाएगा u v w। ठीक, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा vw प्लस uw प्लस uv, ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास v एवरेज का फॉर्मूला आया 3 uvw अपॉन uv प्लस vw प्लस wu। दिस इज द एक्सप्रेशन। देखो कितना सिंपल, कितना ही एलिगेंट आंसर निकल करके आया, कितना आराम से। सिर्फ हमें एक चीज याद रखनी है कि जो एवरेज स्पीड की जब भी बात आती है तो उसका एक ही फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग है तो जो गिवन है उनकी टर्म्स में आपको अल्टीमेटली पहुंचना इसी फॉर्मूले तक है, अपने आप आपका आंसर बन जाता है। आई होप सबको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयर डिस्टेंस बिटवीन कोटा टू जयपुर is 260 kilometer and road distance is 320 kilometer. A deluxe bus takes 8 hours from Jaipur to Kota while an aeroplane reaches in 15 minutes. आपसे कहा गया find the average speed of bus and aeroplane, average velocity of bus and aeroplane. ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आपको जो डिस्टेंस रोड का दिया है वो है 320 और एयर का डिस्टेंस है वो है 260। तो मान लीजिए ये है जयपुर और ये है कोटा। ठीक है, अब जो एयर डिस्टेंस होता है बच्चों, एरोप्लेन जनरली सीधा ही चलता है। कोशिश होती है क्योंकि देखो एरोप्लेन को बचाना होता है अपना फ्यूल, तो इसलिए जो एरोप्लेन है वो सीधा ही जाता है। इसका मतलब एरोप्लेन तो जाएगा सीधा, लेकिन भैया सड़कें ऐसी सीधी नहीं होती कि जयपुर और कोटा के बीच में बिल्कुल एकदम नाक की सीध में सड़क बनी, ऐसा नहीं होता। जो सड़कें होती हैं वो तो बेंड हुई भी होती हैं। तो भाई ये ऐसे ऐसे बेंड होकर के यहां से पहुंची तुम्हारी बस। ठीक है, तो जो बस का डिस्टेंस है वो टेढ़ा तिरछा होगा, इसीलिए वो ज्यादा था, लेकिन एरोप्लेन अक्सर सीधा ही चलते हैं टू सेव फ्यूल, तो इसलिए वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पर
जो डिस्टेंस ऑफ प्लेन है एक्चुअली में वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्टेंस ऑफ प्लेन को एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्लेन का डिस्टेंस है एस ऑफ प्लेन वो हमें गिवन है 260 किलोमीटर। जो डिस्टेंस ऑफ बस है एस बी वो हमें गिवन है 320 किलोमीटर्स। जो टाइम ऑफ प्लेन है वो हमें दिया गया है 15 मिनट्स, जिसको हम 15/60 करके 1/4 आवर्स बना देंगे। जो टाइम ऑफ बस है वो हमें दिया गया है 8 आवर्स। ठीक, तो अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे, अब हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड्स की दोनों के लिए। फॉर बस के लिए एवरेज स्पीड आएगी टोटल डिस्टेंस जो कि उसने चला था 320 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, तो आपके पास आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। अगर आप प्लेन के लिए बात करो तो प्लेन के लिए v एवरेज फॉर प्लेन उसने कितना डिस्टेंस चला था 260। कितने टाइम में चला 1/4 आवर्स में। ठीक, तो इसकी स्पीड आ गई 1040 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया सबको, यस और नो? ये तो आ गई इनकी एवरेज स्पीड। क्वेश्चन आगे पूछता है एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। अब देखो, एवरेज स्पीड में तो जो एक्चुअल डिस्टेंस चलते हैं वो लेते हैं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी में लिया जाता है डिस्प्लेसमेंट। बॉडी दोनों चली कहां से, प्लेन और बस कहां से चली, जयपुर से कहां की तरफ, कोटा की तरफ चली। तो कोटा और जयपुर में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है 260 किलोमीटर जो कि प्लेन ने चला था। तो यहां पर बस के पैसेंजर्स के लिए भी डिस्प्लेसमेंट 260 हो जाएगा और प्लेन के पैसेंजर्स के लिए भी डिस्प्लेसमेंट 260 हो जाएगा। तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, बस देखो फर्क क्या आएगा बच्चों इसमें। अगर आप बस के लिए निकालोगे एवरेज वेलोसिटी तो वो आ जाएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है 260, टाइम लग गया 8 आवर्स। कितना लगा? 8 आवर्स। तो आप यहां से इसका आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा, देखो 4, ये आ गया 130, ये आ गया 2, ये आ गया 65। तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ गई 32.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब लेकिन अगर आप प्लेन के लिए निकालो, प्लेन का तो डिस्प्लेसमेंट पहले भी 260 था, अब भी उतना ही है। प्लेन को पहले भी 1/4 लगा था आवर्स, तो इसका आंसर अभी भी रहेगा 1040 किलोमीटर पर आवर। डिफरेंस क्या आया कि जब हम वेलोसिटी पर निकालने पर आए बच्चों, तो वहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट लेना होता है और डिस्प्लेसमेंट प्लेन वाला था। मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि जो प्लेन का डिस्टेंस है वो एक्चुअली में ट्रीट किया जा सकता है एज डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, यस और नो? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज थम्स अप करो। बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं इन वीडियोस को प्रिपेयर करने में मुझे बहुत मेहनत लगती है आप तक ये पहुंचाने में। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और ऐसी अच्छी वीडियोस बना सकूं। ठीक, मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और आप उस चैनल का हिस्सा बन जाएंगे। यहां पर आपके लिए अवेलेबल होंगी डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, ताकि हम और बेहतर फिजिक्स पढ़ सकें। ठीक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।